हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर में हमने कुछ बातें डिस्कस की हैं, जिसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है। एक बार पढ़िए। इंट्रोडक्शन में हमने क्या बोला है कि यहाँ पर सभी जीवों के लिए जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो क्या है, मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। अब हमने कहा जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है यहाँ पर क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये हमने जाना। इसी के साथ हमने जाना कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग जो जीव होते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाई जा रही है, वैरायटी पाई जा रही है, विभिन्नताएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो हमने कहा इन सभी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में क्या होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है क्या सभी में सेम होती है, तो हमने कहा कि नहीं, सब में क्या होगी, अलग अलग प्रकार से होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया था यहाँ पर वेरिएशन, जो हमने बात के लिए रखा है, क्योंकि जब आप समझेंगे रिप्रोडक्शन को तब आप वेरिएशन को समझ पाएंगे। इसी के साथ आपकी डेफिनेशन आती है रिप्रोडक्शन या प्रजनन के। तो हमने कहा था रिप्रोडक्शन को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसी से आपने क्या बोला कि पुनः निर्माण या पुनः उत्पादन हमने कहा था, यानी कि किसी भी जीव का पुनः निर्माण हो रहा है। पुनः निर्माण का मतलब ये है अपने ही समान नए जीव क्या बन रहे हैं यहाँ पर, अपने ही समान नए जीव यहाँ पर बन रहे हैं। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के प्रकार। अब हमने कहा क्योंकि हमें बहुत वैरायटी देखने को मिल रही है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, तो हमें एक जैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो सकती है। क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास यूनिसेलुलर भी आएंगे तो मल्टी सेलुलर भी आएंगे, हमारे पास एक्वेटिक भी आएंगे तो टेरेस्ट्रियल भी आएंगे, यानी कि जलीय जीव आते हैं, स्थलीय जीव आते हैं। दोनों का जो यहाँ पे क्लाइमेट है, दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो अलग यहाँ पे होता है, दोनों की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो आपने कहा कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सेम नहीं हो सकती है, इसमें क्या होगा, आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं, और ये हमारा टॉपिक चल रहा था। अलैंगिक जनन के एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। तो सबसे पहली लाइन में जो आपको बताया गया है, आपने कहा asexual reproduction does not involve the fusion of gametes and therefore the offspring produced are genetically identical to the parents, यानी कि युग्मकों का संलयन इसमें शामिल नहीं होता है। अब युग्मक क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि युग्मक क्या होते हैं। हमने कहा कि युग्मक क्या है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, तो अगर हम मेल की बात करें तो उसमें अलग होगा, अगर फीमेल की बात करें तो उसमें अलग होता है। अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं मेल और फीमेल में, और उनमें अलग अलग प्रकार की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, या इंग्लिश में आप उसे गैमीट कहते हैं। तो दोनों नाम आप लेके चलेंगे, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, युग्मकों का संलयन शामिल नहीं है, और इसीलिए उत्पादित जो संतान होती है वो आनुवांशिक रूप से अपने माता या पिता के जैसे होती है। क्योंकि हम अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अलैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर माता या पिता होगा, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें सिर्फ एक ही जनक होगा। एक जनक कोई भी हो सकता है, या वो फीमेल हो सकता है, वो मेल हो सकता है, हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा अलैंगिक जनन में लैंगिक अंग शामिल ही नहीं है। और जो आपके लैंगिक अंग होते हैं वही आपको, जैसे रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वही हमें बताते हैं मेल है या फीमेल है। हमने कहा अगर ये ऑर्गन इंक्लूड है ही नहीं तो फर्क नहीं पड़ता है कि जो जनक है, जो पेरेंट है, जिससे अब नई कोशिका या नया जीव बन रहा है, वो मेल है या फीमेल है। तो आपने कहा कि जब यहाँ पे युग्मकों का संलयन नहीं होता है, सिर्फ एक ही जनक है, एक ही जनक से नया जीव उत्पन्न हो रहा है, तो वो सेम उसका आइडेंटिकल होगा, सेम उसकी टू कॉपी होगी, उसमें कोई आपको वेरिएशन, कोई भी वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ एक ही जीव है। अब हमने कहा कि आपके पास एक लाल रंग है, लाल रंग से आप लाल रंग ही बना रहे हैं, तो क्या उसमें वेरिएशन आएगा? नहीं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही रंग है। लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग रंग हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पास अलग अलग जब रंग आते हैं और जब आप उन्हें मिक्स करते हैं तो आपके पास अलग से एक नई प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, पहली लाइन क्लियर है। सेकेंड लाइन में आपको बोला गया है द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर लेस डाइवर्स इन नेचर, यानी कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो उत्पन्न जीव
प्रकृति में कम विविध होते हैं। कम विविध का मतलब है डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिल रही है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा फिर कैसे यहाँ पे क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा। हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स का, और हम बार बार एक चीज हम जो है, जो हमारे लिए बहुत कॉमन है, जो हम करते हैं अपने घरों में। हमने कहा हमारे पास रोज का क्या होता है, एक प्लांट होता है, और आप उसकी क्या लगाते हैं, कलम लगाते हैं, कली लगाते हैं। एक एग्जाम्पल है। दूसरा हमने कहा हमारे पास आलू है, और आप देखते हैं आलू में छोटी छोटी बर्ड निकलती हैं, निकलते बहुत लाइट येलो व्हाइटिश कलर की होती हैं, और वो छोटी छोटी बर्ड निकलती हैं। अब आप क्या करते हैं, वहां पर जो बर्ड निकली है, जैसे कि हमने कहा ये आलू है, इस प्रकार से यहाँ पर आलू में क्या निकली है, बर्ड निकल गई है। वो जो छोटा सा उभार होता है उसे हम क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे। हमारे घरों में हम क्या करते हैं, इसे काट देते हैं और इसे आप क्या करेंगे, मिट्टी में बो देंगे अंदर, और कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि इसी बर्ड से एक नया पौधा बन जाता है। यहाँ पर कोई भी लैंगिक अंग शामिल नहीं थे। या गुलाब की टहनी जब आपने काटी, मिट्टी में लगाई, उससे नया गुलाब का पौधा बन गया। आपने कहा कोई लैंगिक अंग शामिल नहीं थे। सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, बॉडी के किसी भी पार्ट से एक नया जीव बन सकता है। अगर हम प्लांट्स में कह रहे हैं तो आपने कहा वो तना हो सकता है, वो जड़ हो सकता है, वो पत्ती हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा कि जब हम बात कर रहे हैं, अगर हम जंतुओं में बात करें तो जंतुओं में भी सेम ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई जो लैंगिक अंग है वो शामिल है। आपने कहा जो शरीर है, जो एक बॉडी है या जो एक सेल है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। जब दो पार्ट में, दो भागों में विभाजित हुई तो दो सेल हमारे पास आ गए हैं। हमने कहा दो जीवों का निर्माण हो गया है, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अगर यहाँ पर हमने कहा जब आपने आलू को काटा, आलू की जो बर्ड्स आपने निकाली, आपने बोई, जो नया पौधा यहाँ पर बनेगा, क्या वो इस आलू के पौधे से भिन्न होगा, या इस नए पौधे पे जो आलू लगेंगे क्या वो इस आलू से भिन्न होंगे? हमने कहा नहीं, सेम होंगे। क्योंकि यहाँ पे वैरायटी कब आती है, हमने कहा किसी भी चीज में अगर हम वेरिएशन को देखते हैं, अगर हम विविधता को देखते हैं, अगर आपको चेंज करना है किसी चीज में, हमने कहा कि कोई ना कोई एक्टिविटी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अगर हमें वैरायटी चाहिए तो हमने कहा कोई नई चीज वहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे कि ये सेम वैसा ही है जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, और हम खाना हमेशा एक ही विधि से बनाते हैं, तो उसका टेस्ट क्या होगा, सेम ही होगा, ऑलमोस्ट सेम होता है। नमक कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या होगा, टेस्ट एक ही जैसा होगा। अब आपने क्या किया, आपने सेम उसी खाने को एक अलग विधि से बनाया, उसमें आपने नई चीजें ऐड की, नई चीजें आपने उसमें डाली, यानी कि नए मसाले आपने हो सकता है डाले होंगे, कोई आपने जो फ्लेवर वाली जो चीजें हैं वो आपने डाली होंगी। अब आपने उसे नई विधि से बनाया है, नई चीजें ऐड की हैं, तो आपने कहा आपके पास नई चीज आएगी, एक नया टेस्ट आपके पास आएगा, ठीक है। जो पुराना टेस्ट था उसे एक नया टेस्ट आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पर सेम ऐसा ही है कि क्योंकि नई चीज तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। सेम इसी से क्या बन रहा है, नया प्लांट बन रहा है, इसी से प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो आपने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी विविधता, कोई भी वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर पौधे से पौधा बन रहा है बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, तो आपने कहा वो पौधे के समान ही है, ठीक है। आपने कहा अगर कोई जो जीव है और उस जीव की जो कोशिका है वो दो भागों में विभाजित हो रही है, हमने कहा उन दो कोशिकाओं में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। तो हमने कहा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। This type of reproduction is practiced widely by unicellular organism। हमने कहा कि इस प्रकार का जो प्रजनन है या इस प्रकार की जनन की प्रक्रिया है वो एक कोशिकीय जीवों द्वारा व्यापक रूप से की जाती है। क्योंकि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें हमने कहा लैंगिक अंग शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें तो सिर्फ एक ही कोशिका है। एक कोशिका का मतलब सिंपल सा मतलब है कि एक गोला कोशिका है, और बस इसी में क्या है उनका, आपने कहा वो भोजन को ग्रहण भी कर रहे हैं, उनमें पाचन भी हो रहा है, उनमें एक्सक्रीशन भी हो रहा है, उनमें रिप्रोडक्शन भी होगा, और रिप्रोडक्शन के लिए अलग से ऑर्गन नहीं है। जबकि लैंगिक जनन में हमने कहा हमें अलग से अंगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा द प्रोसेस इन्वॉल्व अ रैपिड पॉपुलेशन growth and no mates is required for the process. However, a lack of genetic diversity makes the organism more susceptible to the disease and nutrition deficiency। हमने कहा इस प्रक्रिया में तेजी से जनसंख्या वृद्धि शामिल है, और इस प्रक्रिया के लिए किसी साथी की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि आनुवंशिक विविधता की कमी जीवों को बीमारी और पोषण संबंधी कमियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। ऐसा कैसे?
ऐसा कैसे, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि अगर यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी बोला गया है, जेनेटिक मतलब कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, मोस्टली डीएनए होता है, कुछ वायरस में आरएनए होता है। हमने कहा जेनेटिक मटेरियल में अगर यहाँ पे वैरायटी नहीं आए तो क्या होता है, वो जो जीव है वो बीमारियों और पोषण संबंधी कमियों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमने एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा। हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे कि आप क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन या इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज करके एक चैप्टर आपके पास है, ठीक है। उसमें हमने कहा कि किसी फसल में हम कैसे इम्प्रूवमेंट करें, यानी कि हम ऐसा क्या करें कि वो जो फसल है उसमें जो पौधे हैं वो स्वस्थ रहें और वो अधिक उत्पादन हमें दें। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था वहां पर, अगर आपको याद होगा। अगर आपको याद हो तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक जो नस्ल है, एक जो वैरायटी है वो है ए और दूसरी वैरायटी है बी। और हमने कहा था कि ए में जो है उसमें जो पैदावार है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, यानी कि फसल से बहुत अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक है, यानी कि ये डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है। डिजीज के लिए क्या है, इसमें जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो हाई है। तो आपने कहा कि ये फसल बहुत अच्छे से उगती तो है, लेकिन क्या होती है, इसमें पैदावार यानी कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है। जो बी है, हमने इसमें कहा कि इसमें जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो तो हाई है, इसका जो उत्पादन है वो लो है, ठीक है। इसमें हमने कहा इसमें उत्पादन तो हाई है, लेकिन इसमें जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो कैसी है, लो है, R4 रेजिस्टेंस फॉर डिजीज, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे जो डिजीज रेजिस्टेंस है ये कम है, उत्पादन अधिक है। अब होता है क्या, देखिए ये अच्छे से ग्रो कर रही है, ये खराब नहीं हो रही फसल, यानी कि फंगल इन्फेक्शन नहीं लग रहा, आपने देखा होगा फसलों में फंगल इन्फेक्शन लगता है या वायरल इन्फेक्शन लगता है, कुछ भी जैसे कीड़े लग जाते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो पूरी फसल को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो जो वैरायटी ए है उसमें कोई भी कीड़ा, कोई भी इंसेक्ट या कोई भी फंगल डिजीज इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है। ये अच्छे से ग्रो तो हो रही है, लेकिन उत्पादन इसे नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा। हमने कहा इसमें उत्पादन तो अधिक है, लेकिन क्या होता है कि ये जो फसल है ये यहाँ पे पूरी पकने से पहले ही खराब हो जा रही है, कभी इंसेक्ट की वजह से, कभी वायरसेस की वजह से, कभी फंगल डिजीज की वजह से। अब हमें क्या चाहिए, हमने कहा हमने इन दोनों का क्या करा दिया है, यहाँ पे क्रॉस करा दिया है और हमारे पास एक वैरायटी आई है ए बी। ए बी में हमने कहा कि हमें जो यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंस इसकी कैपेसिटी है वो कैसी होगी, हाई होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि बी भी है तो हमने कहा इसकी जो उत्पादन क्षमता है यहाँ पर वो भी कैसे है, हाई है, दोनों कैसे हैं, हाई है यहाँ पर। तो ये कैसे संभव हो सका, जब हमने कहा एक पौधा ये था, एक पौधा ये था और दोनों पौधों के बीच में क्रॉस कराए गए, इट मीन्स कि दोनों पौधों में हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाई है। अब ये अलैंगिक जनन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शामिल है। यहाँ पर हमने क्या कहा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शामिल है और दोनों में जब क्रॉस कराए गए तो आपको एक क्या मिली, इम्प्रूव्ड वैरायटी मिली। ये आपके पास आ गई है, यहाँ पर क्या जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डाइवर्सिटी आ गई है, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में डाइवर्सिटी आई क्योंकि पहले इसके जेनेटिक मटेरियल में सिर्फ ए था, फॉर एग्जांपल सिर्फ ए जेनेटिक मटेरियल है, इसमें सिर्फ बी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसमें ए भी जेनेटिक मटेरियल है तो इसमें इसके गुण भी होंगे, इसमें इसके गुण भी होंगे, दोनों के गुण आ जाते हैं। अगर यहाँ पर अलैंगिक जनन होता है तो हमने कहा ए से सिर्फ ए ही प्रोड्यूस होगा और बी से सिर्फ बी ही प्रोड्यूस होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो जो भी यहाँ पर क्या होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, जो भी डिजीज हैं, उनके लिए ये क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे, होंगे सेंसिटिव, क्योंकि इनमें कोई वैरायटी नहीं आ रही है, इनमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। अब हमने कहा कि अगर बी है तो बी में हम देखेंगे उत्पादन तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो डिजीज है, जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत कम है, तो ये फसल अच्छे से ग्रो कर ही नहीं पाएगी। हमने कहा ये ग्रो कर भी रही है तो ये तो हमें उत्पादन ही नहीं दे रही है। तो इसीलिए कहा गया कि अगर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर नए जो जीव हैं, नए पादपों का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिल रही है। और अगर डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिली तो आपने कहा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम यहाँ पर पास होते रहेंगे, जैसे इसका जो कैरेक्टर है वो सेम पास हो रहे हैं और इसके जो कैरेक्टर है सेम पास हो रहे हैं, दोनों में से हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल कोई भी नहीं है। बी का ये कैरेक्टर तो हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है
और ए का भी आपने कहा क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो है ही नहीं, आपने कहा उत्पादन तो हो ही नहीं रहा है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा कैरेक्टर नहीं होता है। ये कब है? जब अलैंगिक जनन हो रहा है। तो अब आप इस पॉइंट को अच्छे से समझते होंगे कि क्या होगा कि इस प्रकार से तेजी से जनसंख्या वृद्धि शामिल है। अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीवों का निर्माण होता है बहुत तेजी से होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में बहुत कम टाइम लगता है अगर हम तुलना करें लैंगिक जनन से। तो ये तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, और जब तेजी से वृद्धि करते हैं क्योंकि इसमें हमने कहा कि कोई दूसरा यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही जनक शामिल होता है। अब यहाँ पर क्या होगा? आनुवांशिक विविधता की कमी आएगी, क्योंकि आनुवांशिक विविधता का मतलब है डाइवर्सिटी, आपको अलग चीजें मिल रही हैं, चेंजेस आपको दिख रहे हैं। एक चीजें जो सेम होती है, जैसे आप कहते हैं कि प्योर है, प्योरिटी है, एक होता है कि उसमें कोई नई चीज ऐड हो रही है, और आप अब आपको क्या दिख रही हैं, आपको ऑप्शन जैसे बहुत ज्यादा दिखते हैं, आपने कहा कि वैरायटी आ गई है, ठीक है। हमने कहा आनुवांशिक विविधता की कमी हो जाती है, जो कि जीवों को बीमारियों और पोषण संबंधी कमियों के लिए क्या करता है, पोषण संबंधी कमियों के प्रति क्या करेगा, संवेदनशील करेगा, क्योंकि उसमें नए कैरेक्टर ही नहीं आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जीव में क्या है, कोई भी बीमारी है और उससे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा नए जीव बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें भी वो जो कैरेक्टर है, वो जो गुण है, वो पास होंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि इसमें अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो ये कैसे होंगे, सेंसिटिव होंगे, संवेदनशील होंगे। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? अब हमने कहा अलैंगिक जनन भी अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, और अलग अलग प्रकार के जीव हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फिजन। फिजन मतलब कि यहाँ पर जो भी एक जीव है या जो भी एक कोशिका है, वो क्या होती है, डिवाइड होती है, विभाजित होती है। जो फिजन है वो दो प्रकार का हमारे पास आता है, एक तो आता है बाइनरी फिजन और एक आता है मल्टीपल फिजन। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन दोनों के आपको क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए फिजन को सबसे पहले समझते हैं। मैंने कहा कि बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल शब्द का मतलब आप समझते हैं, मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, बाइनरी फिजन का मतलब है दो। बाइनरी फिजन में हमने कहा इस प्रकार के फिजन में या इस प्रकार के विभाजन में एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिका बनती है, यानी कि एक पेरेंट सेल होगी और वो पेरेंट सेल सिंपली दो भागों में विभाजित होगी, और दो भागों में जब विभाजित होती है तो वो दो भाग क्या होते हैं, उसकी संतति, उसकी संतान कहलाते हैं। इस प्रकार के फिजन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। मल्टीपल फिजन की बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जो जनक कोशिका है उससे बहुत सारी क्या बनेंगी, संतति कोशिकाएं बनेंगी, सिर्फ दो नहीं बनेंगी, बहुत सारी बनेंगी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का। अमीबा में अगर आपने डायग्राम देखा तो आपने कैसे देखा, हमने कहा यहाँ पर अमीबा को लेते हैं, ये है अमीबा, और अमीबा का कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होता है, आप कैसे भी बना सकते हैं अमीबा को, ठीक है। अमीबा में सबसे पहले आपने देखा कि बीच में जो हमने सर्कल बनाया है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो सबसे पहले जो अमीबा है, अमीबा में क्या होता है, जो केंद्रक है उसमें विभाजन होगा, न्यूक्लियस में विभाजन होगा, क्योंकि आप सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि न्यूक्लियस क्या होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि हर एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसमें जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो हम देखते हैं इस प्रकार से कि अब एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया है और एक न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो अब क्या होगा, पहले तो क्या हुआ, एक न्यूक्लियस था, ये क्या है, जनक कोशिका है, इसे हम क्या कहेंगे, जो अमीबा है वो कैसा अमीबा है, जनक अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा है। ये पेरेंट अमीबा में जो न्यूक्लियस है वो एक ही है। धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस है ये दो भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, यानी कि ऐसे खींचने लगता है, ठीक है। एक गोला था और वो जो गोला है वो ऐसे खींचने लगा है, और जब खींचने लगा तो आपने कहा अब ये दो भागों में विभाजित हो गए हैं, अभी सिर्फ एक ही सेल के अंदर, ऐसा नहीं है कि अलग सेल के अंदर आ गए हैं, ये पूरी एक ही सेल है। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी डिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ पर जब डिवीजन होगा तो आपने कहा एक जो कोशिका है या एक अमीबा है वो ये बन जाएगा, और एक अमीबा ये बन जाएगा। इन दोनों अमीबा को की, ये जो अमीबा है ये तो जनक अमीबा है, और इन दोनों अमीबा को हम कहते हैं संतति कोशिकाएं, ठीक है। ये क्या होंगी, डॉटर सेल होंगी या संतति कोशिकाएं होंगी। लिख दे इसे, ये दोनों हैं डॉटर सेल या संतति कोशिकाएं।
पढ़ ले सेम चीज को। यहाँ पर हमने कहा द टर्म फिजन मीन्स डिवाइड, यानी कि फिजन का मतलब होता है डिवाइड या विभाजन। विभाजन आप समझते हैं किसी भी चीज को दो भागों में या किसी भी चीज को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देना, बांट देना। जैसे कि मैंने कहा कि आप हमारे पास एक रोटी है और मैं अगर कहूंगी कि इस रोटी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इस रोटी को क्या कर दो, आपस में बांट लो, या इस रोटी का आप विभाजन कर लो। हम क्या करते हैं, रोटी के टुकड़े कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 दोस्त हैं तो आप 4 टुकड़े उसके करते हैं, 4 भाग आप उसके करते हैं, तो आप रोटी का विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा द टर्म फिजन मीन्स डिवाइड, टू डिवाइड। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, कि यहाँ पर जो क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, इस दौरान जो कोशिका है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। द सेल डिवीजन पैटर्न्स वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। आपने कहा कि यहाँ पर जो कोशिका विभाजन का एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है या एक क्रम है, वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। दैट इज सम आर डायरेक्शनल while others are नॉन डायरेक्शनल। आपने कहा कि कुछ तो डायरेक्शनल होते हैं कि उनमें एक डायरेक्शन होती है, उनमें एक दिशा होती है कि इसी दिशा में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा। और कुछ होती है नॉन डायरेक्शनल होती है कि उनमें कोई दिशा नहीं होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल डिवीजन कहेंगे। आपने कहा अमीबा एंड यूग्लिना एग्जिबिट बाइनरी फिजन। अमीबा और यूग्लिना दोनों में क्या पाया जाता है, बाइनरी फिजन पाया जाता है। अब अमीबा आपके लिए नया शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यूग्लिना और अमीबा में हमने क्या कहा कि बाइनरी फिजन पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड अनकॉम्प्लिकेटेड मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने कहा बाइनरी फिजन क्या है, सबसे सरल और क्या है, कैसा है, अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी कि कॉम्प्लिकेट नहीं है। यहाँ पर एकदम सबसे सिंपल प्रोसेस है, किसकी, अलैंगिक जनन की सबसे सिंपल प्रोसेस है या सबसे सिंपल विधि है, कौन, बाइनरी फिजन। द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2, जो जनक कोशिका है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ईच डॉटर सेल कैरिंग अ न्यूक्लियस ऑफ इट्स ऑन दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। आपने कहा कि जब यहाँ पे जो जनक कोशिका है वो 2 भागों में विभाजित हुई, जैसे आपको इमेज में दिखा रखा है, ये आपके पास पेरेंट अमीबा है, ठीक है। पेरेंट अमीबा में सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, इलोंगेट होगा, यानी कि वो स्ट्रेच होगा, इस प्रकार से लंबा आपको हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ये जो ब्लू है ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे लंबा हुआ। अब आपने कहा न्यूक्लियस 2 भागों में विभाजित हो गया है, यहाँ से जो सेल है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो एट लास्ट आपके पास 2 डॉटर सेल आ जाएंगे। आपने कहा दोनों डॉटर सेल में अपने अपने न्यूक्लियस होंगे, और ये जो दोनों डॉटर सेल है ये सेम अपनी पेरेंट सेल के जैसे ही होते हैं, इनमें कोई वैरायटी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा द साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड्स लीडिंग टू अ 2 इक्वल साइज डॉटर सेल्स। द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ एंड द डॉटर सेल्स ग्रो एंड फर्दर डिवाइड। अब सबसे पहले हमने क्या, जो बाइनरी फिजन होता है वो अमीबा में होता है, ठीक है। उसका सीक्वेंस आप ध्यान रखना। सीक्वेंस में सबसे पहले हमने कहा न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा, देन आपने कहा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो पहले न्यूक्लियस ने क्या किया, यहाँ पे विभाजन की प्रक्रिया की, और उसके बाद साइटोप्लाज्म ने की। आपने कहा 2 डॉटर सेल बन गई हैं, 2 संतति कोशिकाएं हैं जो सेम अपने पेरेंट के जैसी होंगी। अब ये संतति कोशिकाएं बड़ी होंगी, आप अभी थोड़ा साइज देख रहे हैं, छोटा है दोनों का, इसके कंपैरिजन में दोनों का साइज छोटा है। धीरे धीरे में डेवलप होगा और ये मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं। जब परिपक्व होती हैं तो फिर से इनमें डिवीजन होगा, और आपने कहा ये भी फिर से 2 कोशिकाएं, 2 अमीबा बनाएगा, और ये भी 2 अमीबा बनाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर अलैंगिक जनन की जो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहली विधि है बाइनरी फिजन, वो इस प्रकार से होती है अमीबा में, ठीक है। यहाँ पे कोई लैंगिक अंग नहीं है। अमीबा क्या आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है जो एक्वेटिक है, जलीय होता है, जल में पाया जाता है, यूनिसेलुलर है, एक ही कोशिका आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें इसी प्रकार से क्या होगा, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। ना कोई अलग से ऑर्गन शामिल है, ना कोई अलग से कोई सेल बन रही है, ना ही सेल का फ्यूजन या संलयन हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। चलिए, तो एक बार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें नोट कर लीजिए, और जो आपकी इमेज आती है वो मस्ट है, इम्पोर्टेंट, आपको ड्रॉ करके बताना है अमीबा में किस प्रकार से यहाँ पे बाइनरी फिजन हो रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट चीजें बताई गई हैं। आपने कहा
When the fission result in two daughter cells, it is binary fission. एग्जाम्पल है पैरामीशियम या अमीबा में अभी हमने देखा है कि जब डिवीजन हुआ और डिवीजन में दो कोशिकाएं बनी हैं, किसकी बात हो रही है, बाइनरी फिजन की बात हो रही है कि जब फिजन हुआ और जब दो कोशिकाएं बनी तो उसे हम बाइनरी फिजन कहेंगे. एग्जाम्पल है पैरामीशियम है और अमीबा है. ठीक है. लेकिन when fission result in many daughter cells, जब फिजन हुआ और बहुत सारी संतति कोशिकाएं बनी, it is called multiple fission. एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. ठीक है कि जब यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा जब विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है तो इसे क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे. ठीक है. क्लियर है कि जब यहाँ पर क्या हुआ, विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहते हैं. लेकिन क्या हुआ, अगर यदि विभाजन के बाद दो से अधिक कोशिकाएं बनती हैं तो इसे क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे. तो इसे कहते हैं. ठीक है. क्लियर है इतना? आप क्लियर है कि बाइनरी फिजन क्या हुआ और मल्टीपल फिजन क्या हुआ. अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो ये पैरामीशियम में पाया जाता है और ये पाया जाता है अमीबा में. ठीक है. और अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल आपके पास आता है प्लाज्मोडियम. ठीक है. चलिए, तो एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, याद करने हैं. अब अगर आप इमेज में देखेंगे तो इमेज में कुछ आपको दिखा रखा है, क्या क्या चीजें दिखा रखी है, ये मल्टीपल फिजन है, ये बाइनरी फिजन है. ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी. तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने हटा रही हूँ, आपने ये चीजें नोट कर ली होंगी. अब आप इमेज को क्लियरली देख सकते हैं. चलिए, अब दोनों इमेजेस को आप क्लियरली देखें. बाइनरी फिजन में हमने क्या देखा, सबसे पहले एक सेल है, सेल में हमने कहा न्यूक्लियस है. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है. क्लियर है. अब इस सेल में आपने कहा कि बहुत सारे क्या बन गए हैं, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है और बहुत सारे आपके पास डॉटर सेल बन गए हैं, अभी इसी सेल के अंदर है. अभी बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो क्या है, इसी सेल के अंदर है. अब ये जो सेल है ये बर्स्ट होती है, यानी कि ये फूटती है, ये टूटेगी और जब टूटेगी तो आपको बहुत सारे डॉटर सेल मिलेंगी. जैसे एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है, सातवीं ये है, आठवीं ये है, नौवीं ये है और 10. टोटल 10 सेल यहाँ पर बन रही है. 10 से अधिक भी बन सकती हैं, 10 से कम भी बन सकती हैं, लेकिन हमने कहा कि 2 से तो अधिक बनेंगे. ठीक है, 2 से क्या बनेंगे, अधिक बनेंगे. इस प्रकार का जो फिजन है वो क्या है, मल्टीपल फिजन है. अब बाइनरी फिजन में सेम जो चीज हमने पढ़ी थी कि एक सेल है, सेल में पहले दो न्यूक्लियस बने, दो न्यूक्लियस में हमने कहा डिवीजन हुआ. अब जब डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन हुआ और आपके पास सिर्फ 2 सेल यहाँ पर आ रही है. कितनी है, 2 सेल बनी है. ठीक है. दोनों में क्या यहाँ पे डिफरेंस है वो देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है. और हमने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या यहाँ पे आपको मिलता है. अब जो अगला प्रकार आता है अलैंगिक जनन का, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन एंड
फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। रीजनरेशन भी होता है, फ्रेगमेंटेशन, पहले तो फ्रेगमेंटेशन होगा उसके बाद रीजनरेशन होगा, ठीक है। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन भी क्या है, अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। अलैंगिक जनन के और भी प्रकार हमारे पास आते हैं। इसके बाद आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे, वो भी क्या है, आपने कहा कि अलैंगिक जनन जैसा ही एक प्रकार हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये अभी तक जो चीजें चल रही हैं बहुत सिंपल थी। आपने कहा एक सेल टूटी और 2 सेल बन गई हैं, वो दोनों सेल क्या है, संतति कोशिकाएं हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि एग्जाम्पल क्या क्या है, किस प्रकार के जीव में किस प्रकार का यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, जनन पाया जा रहा है। तो एक बार आप लोग घर से देख करके आएंगे कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या क्या चीजें हो रही हैं। काफी हद तक आपको डायग्राम के माध्यम से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन से। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।